M1 लाइट एमबीबीएस टैंक। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, डेफ एक्सपो जो है ये कब होने वाला है, कहाँ होने वाला है, ये ध्यान रखना है। 18 से 22 अक्टूबर, डेट मत ध्यान रखो, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना गांधीनगर में होने वाला है। पिछला जो डेफ एक्सपो है वो लखनऊ में हुआ था और इसकी वजह से बहुत सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो ये आर्टिकल यहाँ पर इस तरीके से हम लोगों ने कवर किया। लेकिन अब हम लोग यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखें तो इस आर्टिकल में अभी भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो कि पता होनी चाहिए। जैसे कि मेंस के लिए ना आपके पास में कुछ पॉइंट्स होने चाहिए। हम लोग रशिया इंडिया की बात कर रहे हैं, तो रशिया इंडिया के आखिरकार डिफेंस कोऑपरेशन किस प्रकार से है, डिफेंस रिलेशंस कहाँ पर स्टैंड करते हैं, इंडिया का जो डिफेंस स्टेटस है वो क्या है, वो हमें पता होना चाहिए। अब इसको समझते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट का जो स्टेटस है, पोजीशन है, वो कहाँ पर स्टैंड करती है। देखो, जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स है ना, ये किसी भी कंट्री की सरकार के लिए इंपॉर्टेंट है और ये हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। एक समय ऐसा था जब भारत अलग अलग देशों से बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स को परचेज किया करता था। जितने भी हथियार मैक्सिमम हम अलग अलग देशों से, यूएसए, फ्रांस, इन सब कंट्री से परचेज किया करते थे। लेकिन अब हमने कुछ इनिशिएटिव्स उठाए हैं हम लोगों ने, जैसे कि सेल्फ सफिशिएंसी को अटेन करने के लिए, यानी आत्मनिर्भर बनने के लिए हमने खुद अपने कंट्री में डिफेंस प्रोडक्शन को स्टार्ट कर दिया। खुद हमने अपने देश में इन हथियारों को बनाना स्टार्ट कर दिया। और आप तो देखोगे कि हम अब इस लेवल पर आ चुके हैं कि बहुत सारे कंट्रीज को हथियार बेच भी रहे हैं। लगभग 30 से ज्यादा जो इंडियन डिफेंस कंपनीज आपको देखने को मिल रही है ना, इन्होंने बहुत सारे आर्म्स एंड इक्विपमेंट्स, यानी आप कह सकते हो वही डिफेंस को लेकर जो ये वेपन्स, जो हथियार है ना, ये अलग अलग देशों को बेचने स्टार्ट कर दिए हैं और बेचे भी हैं। हमने एक्सपोर्ट भी करा है। कितने देशों को एक्सपोर्ट कर दिया है, तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे 30 से ज्यादा कंट्रीज, सॉरी 30 से ज्यादा जो डिफेंस कंपनीज है हमारी, उन्होंने ये हथियार एक्सपोर्ट करा है। जैसे इटली को, मालदीव्स को, श्रीलंका, रशिया, फ्रांस, नेपाल, मॉरिशस, श्रीलंका, इजराइल, इजिप्ट, यूएई, भूटान, इथियोपिया, इन सभी कंट्रीज को कहीं ना कहीं हम लोगों ने, जैसे फिलीपींस हो गया, कहीं ना कहीं हम लोगों ने इनको काफी सारे वेपन्स एक्सपोर्ट करे हैं। तो एक्सपोर्ट के मामले में हम धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं। अब एक्सपोर्ट इन कंट्रीज को हम लोगों ने क्या क्या किया, जैसे डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया, इंजीनियरिंग मैकेनिकल इक्विपमेंट हो गया, ऑफशोर पेट्रोल वेसल, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, रेडियो सिस्टम, रडार सिस्टम, ये सारी चीजें यहाँ पर एक्सपोर्ट करी गई हैं इन सभी कंट्रीज को। तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो पिछले कुछ समय में काफी तेजी से बढ़ा है, नो डाउट। लेकिन अभी भी जिस लेवल पर होना चाहिए, या जो हमारा एक तरीके से ड्रीम है, वो अभी भी अचीव नहीं हो पाया है। क्योंकि जब आप लोग सिपरी की रिपोर्ट देखते हो ना, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की, तो इंडिया की जो अभी भी रैंक है वो आप देखोगे 23 नंबर पर है इन द लिस्ट ऑफ मेजर आर्म एक्सपोर्टर। यानी कि जो कंट्रीज हथियारों को एक्सपोर्ट करती हैं, अलग अलग देशों को बेचती हैं, उनकी एक लिस्ट तैयार करता है सिपरी। उस लिस्ट में इंडिया का जो नंबर है वो 23वां देखने को मिलता है 2015 से लेकर 19 के बीच में। तो जो हमारा एक तरीके से ड्रीम है ना, वो अभी भी हम लोग वहां तक नहीं पहुंच पाए। इंडिया अभी भी थोड़ा सा यहाँ पर पीछे देखने को मिल रहा है, लेकिन डेफिनेटली हम बहुत जल्दी इसको अचीव कर लेंगे। और इसी वजह से हमने एक टारगेट सेट किया है। टारगेट क्या है कि साल 2024 तक हम लोगों को बेसिकली $5 बिलियन तक का अपना डिफेंस इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट करना है। मतलब $5 बिलियन तक का हम लोग को डिफेंस एक्सपोर्ट करना है 2024 तक, ये हमारा टारगेट है। ठीक है ना। और इसीलिए मैंने आपको बताया ना, डिफेंस एक्सपोर्ट भी हो रहा है। डिफेंस एक्सपो कहाँ पे हो रहा है, गांधीनगर में। इससे क्या होगा, इससे ये जो हमारा टारगेट है ना, उसको हम लोग अचीव कर पाएंगे। अचीव करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। जब दूसरी कंट्रीज हमसे यहाँ पर आएंगी, वेपन्स को परचेज करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है डिफेंस एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा। 2024 तक का जो टारगेट है, हम लोग इसको जल्दी अचीव कर पाएंगे। अब ये जितना भी कुछ हम लोगों ने अचीव किया है इस डिफेंस सेक्टर के अंदर, इसके लिए हमने बहुत सारे अलग अलग इनिशिएटिव उठाए हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक इनिशिएटिव बताता हूँ, पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन। ये ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट भी है। देखो, हम लोगों ने पहला कदम ये उठाया कि बहुत सारे हथियार जो हम लोग खरीदा करते थे, लगभग आप कह सकते हो कई सौ हथियार हम लोग खरीदा करते थे अलग अलग देशों से, हमने उनके इंपोर्ट के ऊपर बैन लगाना स्टार्ट कर दिया। इस प्रकार से दो अलग अलग लिस्टें लॉन्च करी गई। एक बार हम लोगों ने 101 आइटम और एक बार 108 आइटम बैन कर दिए। यानी कि अब हम लोग अलग अलग देशों से ये आइटम्स परचेज ही नहीं कर रहे हैं, ये हथियार परचेज नहीं कर रहे हैं। अब परचेज नहीं करने का मतलब ये नहीं कि हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए। तो हम करेंगे क्या, उसका खुद प्रोडक्शन कर रहे हैं अपने कंट्री के अंदर, और प्रोडक्शन करने के बाद में अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के बाद में जो सरप्लस होगा उसका एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार के इनिशिएटिव हैं जो कि भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाने में मदद करे हैं। ठीक है ना। तो डिफेंस का लेकर, डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर पूरा क्या स्टेटस है आपके सामने, ये डेटा मैंने रख दिया है।
दूसरा रेलिवेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि रशिया और इंडिया के बीच में आपको ये डिफेंस कोऑपरेशन किस प्रकार से देखने को मिलते हैं। इस आर्टिकल को वैसे आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 के साथ साथ जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से भी रिलेट कर पाओगे। देखो, रशिया और इंडिया के जब रिलेशंस की हम लोग बात करते हैं ना डिफेंस कोऑपरेशन के मामले में, एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप लोग किसी भी कंट्री के रिलेशंस को पढ़ो, इंडिया के रिलेशन यूएसए के साथ में, इंडिया के रिलेशन फ्रांस के साथ में, इंडिया के रिलेशन रशिया के साथ में, तो इन सभी रिलेशन में एक चीज कॉमन है, जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर हर कंट्री अपना इंटरेस्ट देख रही है। डिफेंस कोऑपरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री के रिलेशन में, और इंडिया रशिया के रिलेशन में तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे जो शीत युद्ध हुआ था ना, उसके बाद कुछ इस प्रकार से सिचुएशन हो गई थी कि इंडिया और रशिया के डिफेंस कोऑपरेशंस बहुत ज्यादा धीमे पड़ गए थे, आप कह सकते हो डाउन हो रहे थे। हम लोगों ने रशिया के साथ में रिलेशन रखना थोड़ा कम कर दिया था शीत युद्ध के बाद में, जबकि अमेरिका से हम लोग हथियार परचेज कर रहे थे, अमेरिका से रिलेशंस को यहाँ पर बढ़ा लिया गया था। ये 2011 से 13 का समय की बात है। लेकिन उसके बाद जो रिलेशंस एस्टेब्लिश हुए हैं दोनों कंट्रीज के बीच में, उस तरीके के रिलेशंस हमारे किसी और देश के साथ में आपको नहीं देखने को मिलेंगे। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, करंट सिनेरियो अगर आप लोग देखोगे ना, तो 2013-14 के समय पर तो रिलेशन खराब चल रहे थे, लेकिन उसके बाद इंडिया ने रशिया से S-400 सिस्टम की डील करी। S-400 आपको पता होगा, ये बेसिकली यहाँ पर एक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, यानी कि जैसे इजराइल का आयरन डोम सिस्टम है ना, आपने इसके बारे में सुना होगा, या फिर अमेरिका का थर्ड सिस्टम है, इसके बारे में सुना होगा। अब बहुत से लोग बोल रहे होंगे कि जो नए होंगे कि नहीं सुना है, मैं आपको समझाता हूँ। ये सिस्टम क्या होता है, ये बेसिकली यहाँ पर आप देख पाओगे एक ऐसा हथियार होगा, एक ऐसा पूरा सिस्टम होगा, डिफेंस सिस्टम होगा, जो कि दुश्मन के रॉकेट को हवा में ही मार देगा। दुश्मन ने मान लो एक रॉकेट रिलीज किया, तो ये हम लोग सिस्टम यहाँ पर लगा देंगे, इसमें से रॉकेट निकलेगा और वो यहाँ पर हवा में ही उसको खत्म कर देगा, यहाँ पे हमारी टेरिटरी में गिरने नहीं देगा, उस रॉकेट को, उस मिसाइल को हमारी टेरिटरी में गिरने नहीं देगा, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपको ये S-400 सिस्टम देखने को मिलता है। तो भारत ने यहाँ पर ये परचेज किया, इसकी डील करी हमने रशिया से, जबकि हमें डर था किस चीज का, कि जो अमेरिका है ना, अमेरिका हमारे ऊपर सैंक्शन लगा सकता है, क्योंकि अमेरिका एक चीज यहाँ पर मेंशन करता है कि अगर कोई भी कंट्री रशिया के साथ में या नॉर्थ कोरिया के साथ में, ईरान के साथ में ये डील करती है, या फिर देखो रशिया के ऊपर, अगर हम लोग अभी रशिया की बात करें तो रशिया के ऊपर ध्यान देते हैं S-400 सिस्टम को लेकर, अगर आप लोग देखोगे, या फिर आप कह सकते हो कि अमेरिका बोल चुका था कि रशिया के साथ में कोई भी वेपन्स को लेकर अगर व्यापार करेगा, ट्रेड करेगा, तो उसके ऊपर यहाँ पे सैंक्शंस लग जाएंगे। इंडिया को इस बात का डर था कि हाँ, भारत के ऊपर काटसा के सैंक्शंस लग सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने इस डील को किया, जबकि वो काटसा के सैंक्शंस फिर बाद में लगे नहीं हमारे ऊपर। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना? क्लियर हुआ? मतलब कहने का पर्पज है, रिलेशंस एस्टेब्लिश होना यहाँ से स्टार्ट हो गए थे, फिर उसके बाद से आप देखोगे हम लोग हथियार परचेज करना और ज्यादा बढ़ा दिए। फिर उसमें जिन जिन कंट्री से हम लोग हथियार परचेज कर रहे थे, उन कंट्रीज के अंदर इजराइल, यूएस, फ्रांस, रशिया, ये बेसिकली एक मेजर सप्लायर की तरह देखने को मिले। अब रशिया से हम लोगों ने अलग अलग हथियारों का जो एक तरीके से डील है वो किया। जैसे रशिया से हम लोगों ने MiG-29 Su-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट का जो पूरी डील है वो करी थी। देन उसके साथ में आपको पता होगा दोनों कंट्रीज आज के टाइम पर AK-203 राइफल कॉन्ट्रैक्ट भी कर चुकी हैं। कुछ राइफल्स यहाँ पर बनाई जा रही हैं। 2260 हेलीकॉप्टर्स को यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, ये रशिया से लिया जा रहा है। उसके साथ साथ आप देखोगे ना, जैसे कि अभी हम लोग परचेज कर रहे हैं रशिया से, परचेज करते करते करंट टाइम पर हम इस स्टेज पर आ चुके हैं कि रशिया के साथ में मिलकर हम हथियारों को बना रहे हैं। यानी कि एक समय था कि हम लोग रशिया से इंपोर्ट कर रहे थे, अब समय वो है कि साथ में मिलकर प्रोडक्शन कर रहे हैं। जैसे एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ब्रह्मोस का। जो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है ना, इसका प्रोडक्शन रशिया और इंडिया दोनों ने साथ में मिलकर किया है। अच्छा, ये जो ब्रह्मोस नाम है ना, ये ब्रह्मोस नाम कैसे पड़ा, ये मैंने आपको बहुत बार बताया, वैसे नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग एक बार बता सकते हो, ठीक है ना? एक हिंट देता हूँ, 2 नदियों के ऊपर नाम रखा गया है, वो 2 नदियां कौन कौन सी हैं बताना नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना? तो इस ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को रशिया और इंडिया ने मिलकर बनाया साथ में। फिर उसके बाद में आप देखोगे इंडिया रशिया के बीच में और भी बहुत सारी ज्वाइंट एक्सरसाइजेस होती हैं, जैसे एक्सरसाइज इंदिरा, ये ध्यान रखना, एक ज्वाइंट ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, इंडिया रशिया के बीच में होती है। साथ ही साथ में आप देखोगे बहुत सारे और भी हथियार हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी नेवी के पास में अभी एक एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रमादित्य है। इसके बाद हम लोगों ने एक INS विक्रांत खुद बना लिया है अभी। तो जो INS विक्रमादित्य है ना, यहाँ पे भी रशिया का सपोर्ट मिला है।
फिर हमारी आर्मी के पास में आर्मी T-90, T-72 जो मेन बैटल टैंक्स हैं ये रशिया के हैं, मतलब रशिया से परचेज किए गए हैं। एयरफोर्स के पास में Su-30I MKI एयरक्राफ्ट है, ये भी बेसिकली यहाँ पर रशिया से हमने परचेज किया है। तो बहुत सारे हथियार जो यूज कर रहे हैं हम लोग, वो कहीं ना कहीं रशियन ऑरिजिन नजर आते हैं। तो ये है यहाँ पर दोनों कंट्रीज का डिफेंस कोऑपरेशन। थोड़ा सा लेंदी हो चुका है, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको मेंस में और साथ ही साथ में जीएस पेपर नंबर 2 के अंदर मेंस में, आपको प्रीलिम्स में, सभी जगह पर हेल्प कर सकता है। ठीक है ना, नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको आप लोग प्रेस कर दो। एक छोटा सा टारगेट है 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप लोग यहाँ पर अचीव करवा सकते हो, जो कि डेली बेसिस पर करते भी हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये वाला प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट कर पाओगे। और एक बात और, जो भी आपसे वीडियो के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाएं या स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछे गए थे, उसको लेकर नीचे कमेंट में आपको पार्टिसिपेट करना है। ठीक है ना, कमेंट के अंदर आपका पार्टिसिपेशन मैटर करता है। क्यों मैटर करता है? आपको मैं जानने लगता हूँ, वो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट कर पाओगे और जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी से रिलेट कर पाओगे। बात क्या की जा रही है, जो हमारा एक स्टेट है तमिलनाडु, वो बेसिकली अपनी चिंता व्यक्त कर रहा है किस चीज को लेकर, कि श्रीलंका के अंदर जो चाइना के ट्रूप्स हैं इनका प्रेजेंस लगातार इंक्रीज हो रहा है। यानी कि जो चाइना के आपको सोल्जर्स देखने को मिलेंगे वो श्रीलंका के अंदर लगातार प्रेजेंट हैं और इनका प्रेजेंस लगातार इंक्रीज हो रहा है। श्रीलंका के अंदर इनका दबदबा बन रहा है। तो तमिलनाडु बेसिकली इस चीज को लेकर अपनी चिंता व्यक्त कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, होने भी चाहिए। एक तो चाइना ऊपर बैठा है अपने देश में, वहां से बॉर्डर डिस्प्यूट हो रहे हैं इंडिया के साथ में। अब यहाँ पर चाइना श्रीलंका को पूरी तरह से यहाँ पर अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा है। आपको पता होगा बहुत सारा लोन यहाँ पर श्रीलंका को दे रखा है, क्योंकि श्रीलंका पूरी तरह से डूब चुका था रिसेंट टाइम में, बहुत मुश्किल से धीरे धीरे रिवाइव हो रहा है। उसके बाद में हम्बनतोता पोर्ट श्रीलंका ने चाइना को ऑलरेडी 99 साल के लिए रेंट पर दे दिया है। तो ये हालात आपको एग्जैक्टली तो अभी देखने को मिल ही रहे हैं। उसके साथ साथ अब चाइना का जो एंगेजमेंट है श्रीलंका के अंदर वो इंक्रीज हो रहा है, और इससे डेफिनेटली इंडिया के लिए चिंता बढ़ती है, क्योंकि चाइना का प्रेजेंस अगर श्रीलंका में बढ़ेगा तो नीचे से यह भारत के लिए ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। इस वजह से तमिलनाडु ने अपनी चिंता व्यक्त करी है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये अपने कुछ नई नई टेक्नोलॉजीज, अपने हथियारों को वहां पर डिप्लॉय करेंगे, जिससे अगेन एक प्रॉब्लम यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आती है। क्या क्या मेंशन किया गया मैं आपको समझाता हूँ। तमिलनाडु ने यहाँ पर बोला कि देखो अब कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न वाली बात आ जाती है। सिक्योरिटी को लेकर बहुत बड़े इश्यूज होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि चाइना की जो पीपल लिबरेशन आर्मी है ये श्रीलंका के अंदर अपने प्रेजेंस को इंक्रीज कर रही है, और इसने पिछले कुछ टाइम में इंक्रीज किया। और उससे भी बड़ी बात यहाँ पर यह है कि देखो तमिलनाडु के अंदर एक अलर्ट इशू ऑलरेडी कर दिया गया है। कुछ दिन पहले एक अलर्ट इशू कर दिया गया था, क्योंकि चाइना ने क्या किया कि बहुत सारे जो जैसे कि इनके हाईटेक गैजेट का मतलब सैटेलाइट, ड्रोन और दूसरे जो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स हैं, इनका ये इस्तेमाल कर रहे हैं श्रीलंका के अंदर, जो कि इंडिया के अगेंस्ट में भी यूज किए जा सकते हैं। तो इसकी वजह से तमिलनाडु यहाँ पर बोलता है कि अब हमें जरूरत है कि हम अपने कोस्ट लाइन के ऊपर थोड़ा सा और ज्यादा निगरानी रखें। जो हमारी कोस्ट लाइन है, तट वाला जो एरिया है, वहां पे थोड़ी सी और ज्यादा हमारी सिक्योरिटी को इंक्रीज करने का समय आ चुका है, निगरानी को बढ़ाने का यहाँ पर समय आ चुका है। तमिलनाडु majestic forts and mesmerized चेन्नई। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है ना कि चाइना एक तरीके से बोलता यह है कि हम क्या कर रहे हैं। हाँ, चाइना ये बोलता है कि देखो हम सी क्यूकम्बर फार्मिंग कर रहे हैं। सी क्यूकम्बर फार्मिंग मतलब कि तमिलनाडु के पास और साथ ही साथ में श्रीलंका के बीच में, तमिलनाडु के बीच में, श्रीलंका के बीच में पाक बे, पाक स्टेट, पूरा समुद्र वाला हिस्सा देखने को मिलता है। इंडिया श्रीलंका के बीच में समुद्र का हिस्सा है, आपको पता है। चाइना ये बोलता है कि हम वहां पे समुद्र में सी क्यूकम्बर की फार्मिंग कर रहे हैं, और सी क्यूकम्बर की फार्मिंग करने के नाम पर चाइना अपने गैजेट्स को डिप्लॉय कर रहा है, सैटेलाइट्स का इस्तेमाल कर रहा है, नए नए गैजेट्स का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि कहीं ना कहीं इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। वो बात यहाँ पर रखी जाती है। अब ये सी क्यूकम्बर होता क्या है मैं आपको अभी बताता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर हुई बात? तो बेसिकली मेंशन किया गया कि एक अलर्ट ऑलरेडी यहाँ पर तमिलनाडु जारी कर चुका है, और जरूरत है हमें यहाँ पर कि श्रीलंका को भी इसके बारे में बताया जाए, और इंडिया इस मैटर को यहाँ पर डिस्कस करे श्रीलंका के साथ में। देखो भारत ने इतना ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करवाया श्रीलंका को, इतना सपोर्ट किसी देश ने प्रोवाइड नहीं करवाया, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर अगर इस प्रकार से सिचुएशन क्रिएट होती है ना, तो ये जो रिलेशंस हैं ये डेफिनेटली यहाँ पर क्या मायने रखेंगे, कुछ मायने नहीं रखेंगे।
तमिलनाडु का जो कोस्टल सिक्योरिटी ग्रुप है, इन्होंने अपना जो भी अलर्ट है उसको इंक्रीज करने के साथ साथ अपनी जो निगरानी है वो इंक्रीज कर दी है, जो कि होनी भी चाहिए, क्योंकि रिसेंटली भी आपको पता होगा चाइना का एक जहाज पहुंचा था श्रीलंका, और बेसिकली वो एक तरीके से हाईटेक जहाज था, वो वॉरशिप पहुंचने के बाद यहाँ पर वापस से भी चला गया था चाइना। तो तब यहाँ पर इंडिया लगातार मना कर रहा था श्रीलंका से कि ये वॉरशिप नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, और श्रीलंका ने उस समय पर शुरुआत में मना कर दिया था, लेकिन एंड वक्त पर आ गया था, वो वॉरशिप को अलाउ कर दिया था। तो ये कहीं ना कहीं जो छोटी छोटी चीजें ना रिलेशंस को पूरी तरह से खराब कर रही हैं। अब इंडिया की भी यहाँ पर मजबूरी बन जाती है कि श्रीलंका को सपोर्ट करे फिर भी, क्योंकि ऑब्वियसली बात नीचे है, पड़ोसी देश है, कोई और दूसरी कंट्री का यहाँ पर कब्जा हो जाता है, कोई और दूसरी कंट्री का दबदबा बनता है, तो वो दूसरी कंट्री भारत के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो इंडिया के लिए यहाँ पर एक थोड़ी सी मजबूरी बन जाती है कि हम इन चीजों को देखें। ठीक बात हो गई, क्लियर हुआ। तो ये यहाँ पर करंट टाइम पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। मैंने आपको बताया ना, एक वॉरशिप आया था चाइना से, उसका नाम युआंग वांग 5 था, चाइना का वॉरशिप बोल रहा हूँ, रिसर्च वेसल था, जो कि श्रीलंका के हम्बनतोटा पोर्ट तक पहुंचा था 11 अगस्त को। हम लोगों ने खूब मना किया श्रीलंका से कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये आया और फिर गया। तो अब समय है यहाँ पर, देखो बार बार इसी पॉइंट के ऊपर फोकस किया जा रहा है, समय यहाँ पर आ चुका है कि हमें कोस्टल एरियाज के ऊपर अपनी निगरानी को इंक्रीज करना होगा, और ये जो चाइना का प्रेजेंस इंक्रीज हो रहा है ना श्रीलंका में, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। क्लियर हुई बात? तो ये आपको पूरा डेटा इस आर्टिकल में देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैंने आपको इस आर्टिकल से एक चीज इंपॉर्टेंट सी बात बताई है, वो ये है, इस आर्टिकल में तो बस खाली इतना ही ध्यान रखना है जो करंट इशू है, इसके अलावा कोई भी ऐसा स्टैटिक डेटा आपको मिलेगा नहीं। अब करना क्या है कि बात यहाँ पर की गई थी सी क्यूकम्बर की, एक नया सा वर्ड आपको दिख रहा होगा, ये जैसी और भी यहाँ पर मैरीन इन्वर्टिब्रेट आते हैं, समुद्र में रहने वाले ऐसे जीव जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। फिर उसके बाद में बोला गया जो सी क्यूकम्बर है ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है हमारे ओशन के हैबिटेट को बैलेंस करने के लिए, हमारे समुद्र को बैलेंस करने के लिए इनका रोल भी काफी ज्यादा देखने को मिलता है। अब आप कहोगे कैसे, तो ये चीज समझो। ये सी क्यूकम्बर क्या काम करते हैं, गार्बेज कलेक्शन का काम करते हैं, कूड़े को कलेक्ट करने का काम करते हैं, कूड़ा इकट्ठा करते हैं ओशन से, जितने ज्यादा सी क्यूकम्बर होंगे उतना ओशन साफ रहेगा, और फिर उसके बाद में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको रिसाइकिल करने का काम करते हैं। इनका एक इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि जो समुद्र के अंदर रंग बिरंगी कोरल रीफ होती है ना, उनको एक अच्छी कंडीशन में बनाकर रखना, क्योंकि जो गार्बेज है वो उन कोरल रीफ को डैमेज करेगा। अब उन गार्बेज को यहाँ पर एक खत्म कर देगा या फिर उनको कलेक्ट करेगा, तो इसकी वजह से आप कह सकते हो कि जो हमारी कोरल रीफ है वो भी एक अच्छी कंडीशन में मेंटेन रहती हैं। तो ये इसका इंपॉर्टेंस हुआ। बाकी इसको खतरा क्या है, तो सी क्यूकम्बर की इलीगल तरीके से ट्रेडिंग होती है, अवैध तरीके से व्यापार होता है, स्मगलिंग होती है, और आपको पता होगा पिछले साल का केस, कई कुंटल कई टन में, अगर हम लोग बोले तो कई टन में सी क्यूकम्बर पकड़ा गया था, और काफी बार पकड़ा जाता है पोर्ट के ऊपर, क्योंकि इसकी इलीगल तरीके से स्मगलिंग की जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी डिमांड बहुत है, डिमांड बहुत है तभी तो इसका व्यापार हो रहा है इलीगल तरीके से। डिमांड कहाँ कहाँ पर है, साउथ ईस्ट एशिया में है, चाइना के अंदर आपको देखने को मिलेगी। चाइना के अंदर आप क्या नहीं खाते हैं, सभी चीज खाते हैं, तो चाइना के अंदर यहाँ पर एज अ फूड इसकी डिमांड है। दूसरा यहाँ पर ट्रेडिशनल मेडिसिन की तरह डिमांड है, यानी कि दवाइयों के अंदर भी यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। बाकी सी